हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी जानते हैं कि दीक्षा पोर्टल पर 12 नए कोर्स अपलोड किए गए हैं। ये सभी सेवारत प्रशिक्षण हैं। पहले हम सभी टीचर्स सेवारत प्रशिक्षण को डाइट या बीआरसी पर जाकर करते थे। कोविड-19 के चलते पैटर्न बदल गया है। हमें सभी प्रकार के प्रशिक्षण दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ही लेने होंगे। तो साथियों, इसी क्रम में मैं आपके सामने सेवारत प्रशिक्षण सामाजिक विषय भाग 4 वैदिक काल लेकर आया हूँ। साथियों, दीक्षा पर जो सेवारत प्रशिक्षण चल रहे हैं ये निष्ठा प्रशिक्षण से बहुत अलग हैं। निष्ठा प्रशिक्षण तो 3 से 4 घंटे में हो जाता है, जबकि सेवारत प्रशिक्षण में ऐसा नहीं है। सेवारत प्रशिक्षण काफ़ी बड़े प्रशिक्षण हैं और लगभग 1 महीने में होने वाला है। अगर आप एक कोर्स का करते हैं, जैसे मैं सामाजिक विषय का कर रहा हूँ, तो इसमें कुल मिलाकर 36 भाग हैं। प्रत्येक भाग में पहले कंटेंट आता है पढ़ने के लिए, उसके बाद वीडियो आती है, वीडियो के बाद असाइनमेंट आता है, असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन होते हैं, आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिखकर ईमेल करने होते हैं, उसके बाद में आपको उसकी प्रश्नोत्तरी को हल करना होता है। तो इतना काम एक पार्ट में होता है। अब आप सोचिए कि जब आपके पास 35 से 40 पार्ट होंगे तब उनको करने में कितना समय लगेगा। तो साथियों, आज की वीडियो में आप देखेंगे सामाजिक विषय भाग 4 वैदिक काल। इसमें आप देखेंगे असाइनमेंट में दिए गए प्रश्न उत्तर और उनको ईमेल कैसे करना है, यह भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं सामाजिक विषय भाग 4 वैदिक काल। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता। भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक सभ्यता को 2 स्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को ऋग्वैदिक काल और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है ऋग्वैदिक काल। भारत में सिंधु नदी घाटी सभ्यता के विनाश के पश्चात कुछ नए लोग जो अपने आप को आर्य कहते थे यहाँ आए, जो संभवतः काला सागर और कैस्पियन सागर के पास के मैदानों से आए थे। वहाँ से आकर वे नई नई जगह बसते चले गए। ऋग्वैदिक काल आर्यों के आगमन के तुरंत बाद का काल था। आर्यों का भारत में आगमन एवं फैलाव। आर्य पशुपालक थे और संभवतः चारे पानी की तलाश में यहाँ आए। इनके साथ बड़ी संख्या में पशु थे। आर्य अपने साथ एक अनोखा तेज दौड़ने वाला जानवर घोड़ा भी लाए थे। भारत आने के पश्चात आर्य सर्वप्रथम सप्तसैंधव प्रदेश में बसे थे। सप्तसैंधव 7 नदियों का क्षेत्र था, जिसमें सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती नदियाँ आती थीं। अब आता है इसमें आर्यों के जन्म। अनेक परिवारों को मिलकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था, तथा अनेक ग्रामों को मिलाकर विश बनता था, जिसका प्रधान विशपति होता था। कुटुंब गृह की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। अनेक विशों का समूह जन या कबीला कहलाता था, जिसका प्रधान राजा या गोप होता था। जनपद राज्य की अवधारणा भी वैदिक काल के उत्तरार्ध में स्थापित हुई। सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक होता था। पितृसत्तात्मक तत्व की प्रधानता होते हुए भी परिवार में स्त्रियों को यथोचित आदर एवं सम्मान दिया जाता था।
बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। अंतर जातीय विवाह होते थे। आर्यों का प्रारंभिक सामाजिक वर्गीकरण वर्ण एवं क्रम के आधार पर हुआ था। आर्यों के 3 प्रमुख वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। इनका वर्गीकरण जन्मजात नहीं होकर कर्म के आधार पर निश्चित किया गया था। बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे हुए लोग शामिल किए गए। सोम आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ था। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनने के शौकीन थे। आभूषण सोने, चांदी, तांबे, हाथी दांत व मूल्यवान पत्थरों से निर्मित होते थे। मनोरंजन के साधनों में संगीत, गायन, संगीत नृत्य, चौपड़, शिकार, अश्वधावन आदि शामिल थे। अब आता है इनका धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को समाज में बराबर का स्थान प्राप्त था। यज्ञ इत्यादि में स्त्रियां पुरुषों के साथ भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल में अग्नि, इंद्र, सूर्य, सवित, ऋतु, यम, रुद्र, अश्वनी आदि प्रमुख देवता थे और उषा, अदिति, रात्रि, संध्या आदि प्रमुख देवियां थीं। देवताओं में सर्वोच्च स्थान इंद्र को दिया गया है। ऋग्वेद में जिन देवताओं की स्तुतियां अंकित हैं वे प्राकृतिक तत्वों में निहित शक्तियों के प्रतीक हैं, लेकिन इस समय पूजा अर्चना का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति न होकर भौतिक सुख की प्राप्ति था। इस काल में यज्ञों का अत्यधिक महत्व था। अब इनका आर्थिक जीवन बताया गया है। आर्य जहाँ बसते थे वहाँ अपने कबीले के मुखिया के नाम से वंश चलाते थे। प्रमुख वंश थे पुरु और अनु। आर्यों ने अपनी बस्ती में घास फूस, लकड़ी और मिट्टी से बने घरों के अलावा कई गौशालाएं बना ली थी। आर्य लोग गांव में रहने वाले किसानों को पानी नाम से पुकारते थे। आर्य और पानियों के बीच अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। आर्य उनको दस्यु कहकर बुलाते थे। आर्य और पानी लोग रंग रूप, बनावट, काम धंधे, बोलचाल, रहन सहन में एक दूसरे से भिन्न थे। आर्यों के जानवर की संख्या कम होने पर उनकी संख्या पानियों द्वारा इनको चुरा लेने पर होती थी। इस कारण उनमें आपसी संघर्ष होता था। धीरे धीरे आर्यों और पणियों के बीच आपस में वस्तुओं का लेन देन शुरू हो गया। पानी लोग गेहूँ उगाते थे। आर्यों को गेहूँ देकर उनसे घी दूध ले जाते थे। धीरे धीरे एक दूसरे के रीति रिवाजों का मेल मिलाप शुरू होने लगा। आर्य जो भी उगाने लगे। आर्यों का मुख्य भोजन दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, रोटी, मक्खन, फल, सब्जी और छाछ था। उत्तर वैदिक काल, इसका विस्तार बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता पंजाब से कुरुक्षेत्र और तथा अर्थात गंगा यमुना दोआब में फैल गई। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कबायली संरचना में दरार पड़ना, वर्ण व्यवस्था की जटिलता बढ़ना, क्षेत्रगत राज्यों का उदय तथा धार्मिक कर्मकांडों की प्रधानता इस काल की प्रमुख विशेषता थी। तकनीकी विकास के दृष्टिकोण से लोहे का प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण था। राजनीतिक जीवन, इस समय ऋग्वैदिक कालीन छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर क्षेत्रगत जनपदों में बदलने लगे थे। इस काल में युद्ध का प्रमुख कारण गाय था। इस समय कई परिवार मिलकर गोत्र का निर्माण करते थे और कई गोत्र मिलकर विष का निर्माण करते थे। इसी प्रकार कई विष मिलकर जन बनाते थे। हमें कई जनों के नाम जैसे पुरुजन की जानकारी वैदिक साहित्य में मिलती है। किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा में 70-80 लोग बैठते थे। ऊंचे आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग राजन्य होते थे। शेष लोग विष कहलाते थे। पशुपालक, आर्यों के पास अपनी अलग से सेना नहीं थी। युद्ध के समय सभी जन मिलकर लड़ने जाते थे तथा उसी समय जन का राजा चुना जाता था। जन को युद्ध में विजय दिलाना राजा का काम था। इसके साथ साथ वह कबीले में रहने वाले लोगों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा भी करता था। राजा का पद वंशानुगत नहीं था। सामाजिक जीवन, परिवार पितृ प्रधान और संयुक्त परिवार था। इस समय महिलाओं की स्थिति में पतन होना शुरू हुआ। इस समय जाति प्रथा कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर होने लगी।
तथा वर्ण व्यवस्था में कठोरता भी आ गई। आर्थिक जीवन, इस युग में आर्यों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। पशुपालन की अपेक्षा कृषि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार बनी। गाय बैल के अतिरिक्त अब भैंस भी पालतू मवेशी बन गई। कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त मछुआ, सारथी, स्वर्णकार, मणिकार, रस्सी बटने वाले, टोकरी बनने वाले, धोबी, लोहार, जुलाहा आदि व्यवसाय का उल्लेख मिलता है। इस साल की अर्थव्यवस्था को प्राक शहरी अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। आश्रम व्यवस्था, इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम बताया गया है, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्था में बांट दिया था। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य की थी, इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा पाता था। दूसरी अवस्था गृहस्थ, यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी, जिसमें व्यक्ति अपनी गृहस्थी बसाकर सभी सामाजिक दायित्व निभाता था। तीसरी अवस्था वानप्रस्थ थी, जिसमें व्यक्ति वन गमन करके साधु सन्यासी की संगत में रहता था, तथा अंतिम अवस्था संन्यास की थी, जिसमें व्यक्ति आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता था। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य हिंदू धर्म के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम स्रोत है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत निम्न साहित्य आते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान से है, इनकी संख्या 4 है जो निम्न है। सबसे पहले आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर उपवेद बताए गए हैं, उपवेद की संख्या भी 4 है। ब्राह्मण ग्रंथ, प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ कही गई है। इसके बाद आते हैं उपनिषद, इनकी संख्या 108 है। यहाँ बताया गया है कि प्रसिद्ध सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। इसके बाद आता है वेदांग, वेदांग की संख्या 6 है। पुराण दिए गए हैं, पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें सबसे प्राचीनतम मत्स्य पुराण है। रामायण के बारे में बताया गया है, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत के बारे में बताया गया है। इसके बाद स्मृतियाँ बताई गई हैं। तो साथियों, ये थी आपके सामने वैदिक सभ्यता। अब इसको इतना करने के बाद आपके सामने आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट में गायत्री मंत्र दिया गया है और पूछा गया है कि ये ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ये किसकी उपासना हेतु लिखा गया था तथा इसका हिंदी में क्या अर्थ है, पता करिए। नंबर 1 असाइनमेंट ये है। और दूसरा है, वैदिक काल के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। वर्तमान समय में आपके परिवेश में आसपास के लोग किन किन व्यवसायों में संलग्न हैं और किस कारण से उन्होंने अपने व्यवसाय का चयन किया है, ये भी पता करिए। तो साथियों, इन दोनों असाइनमेंट के आपको उत्तर लिखने हैं एक कापी में। उसके बाद आपको उनकी फ़ोटो निकाल कर उसकी PDF बना लेनी है और उस PDF को आपको ईमेल करना है। ईमेल कहाँ करना है तो मैं आपको अभी बताता हूँ। हमने इसका असाइनमेंट बना लिया है। पहले असाइनमेंट का आंसर है, इस मंत्र में सवितर देव की उपासना है। सवितर देव अर्थात भगवान सूर्य है। भगवान सूर्य की स्तुति में गाए जाने वाले इस मंत्र का अर्थ निम्न प्रकार है। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। जिसका अर्थ हो गया। अब आता है असाइनमेंट नंबर 2 का आंसर। वैदिक काल में लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, परंतु वर्तमान में परिस्थितियां बदल गई हैं। खेती तो आज भी होती है, पर आधुनिक तरीके से। वर्तमान में मानव अनेक व्यवसायों में संलग्न है, जैसे लकड़ी का फर्नीचर बनाना, लोहे का व्यवसाय, टायर ट्यूब का व्यवसाय, बिल्डिंग मटेरियल का व्यवसाय, मशीनरी वर्क्स आदि। जब हम एक काल से दूसरे काल में प्रवेश करते हैं तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। जब परिस्थिति बदलती है तो व्यवसाय भी बदल जाते हैं। तो साथियों, इस तरह से इसकी ये PDF बना लेंगे और इस PDF को आपको इस एड्रेस पर सेंड करना है, इन सर्विस ट्रेनिंग assignment@gmail.com। ये आपको इस पर पोस्ट कर देनी है।
तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगती है तो इसे आप अपने अन्य मित्रों में शेयर करें, साथ ही मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।